हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स ऑन बोर्ड एग्जाम। आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है कि आप लोग 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। बिकॉज अब ज़्यादा दिन नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ 30 दिन का टाइम है आपके पास, एक महीना समझ लीजिए आप लोग। तो एक महीने में आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम दे के अपने आप को बहुत प्रेशराइज नहीं करना है। इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत, अपने आप को प्रेशर मत दीजिएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहें, बिना मतलब बीमार वगैरह हो जाए। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एक फ़िक्स पैटर्न में चलना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मैंने टाइम टेबल जब आप लोगों को प्रोवाइड किया है तब भी मैंने ये चीज़ कही है कि बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है एक पैटर्न वाइज चलता है, जिसमें ईजी एंड टफ दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं हर तरीके से पास 100% हो जाए। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग 100%ली अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बच्चे टेंशन लेते लेते अपना मेन फोकस जो है स्टडी से हटा देते हैं, और डर के कारण से वो मेन एग्ज़ाम में उस हिसाब से नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए टेंशन वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास पूरा एक महीना है। अगर आप मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ये मेरा जो टाइम टेबल अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया है वो उन बच्चों के लिए था जितने भी बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है। आप लोगों को बस रिवीजन करना बाकी है, उन लोगों के लिए वो टाइम टेबल काफ़ी यूज़फुल है। बट जिन लोगों ने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है और वो सिर्फ 30 दिन के अंदर ही सारा का सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, उसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिसके कारण से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मिनिममली 70 to 80 नंबर्स तो वो स्कोर करते ही करते हैं, भले वो सिर्फ एक महीने में ही पढ़ते हैं। बट अगर आप लोग उस मेथड या ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग भी 70 to 80 स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि इसके बाद आएगी। आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग 70 to 80 101% स्कोर करेंगे अगर आप उस पैटर्न में चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है उन बच्चों की जिन्होंने ऑलरेडी एक बार सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है और उन लोगों को कुछ कुछ बेसिक हर एक चैप्टर से समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे उन बच्चों के लिए बात हो रही है कि आप लोग 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है मेक अ फिक्स टाइम टेबल। आपको एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाना है। अगर आप लोगों को मेरा टाइम टेबल अच्छा लगे, जिस शेड्यूल में मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो अच्छा लगे तो आप उस शेड्यूल में फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों का कोई दूसरा कोई दोस्त है या कोई भी है जिसके कारण से आपको दूसरा कोई टाइम टेबल अच्छा लग रहा है, तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। बिकॉज पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। हम टीचर्स हैं, हम बस आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज कीजिए खुद को और टाइम को अकॉर्डिंग टू द मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स। बिकॉज एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं, इसलिए हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। बट एक चीज़ यही है कि आप लोगों को जो अच्छा लगे, चाहे वो कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी का टाइम टेबल हो, चाहे वो कोई नोट्स हो या कोई बुक हो या कोई यूट्यूब की वीडियो हो या किसी भी सर के द्वारा एक्सप्लेन की गई कोई चीज़ हो, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ में आती है, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपको वो पढ़ना है। कोई दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ रहा है, कौन से मटेरियल, कौन से नोट्स यूज़ कर रहा है, इनके चक्करों में मत पड़िएगा। 30 दिन है, 30 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप लोग मेहनत करें तो 30 दिन भी कुछ कम नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप लोग को ध्यान देना है, समझने की कोशिश करनी है कि आप लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी कुछ मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, पैटर्न है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अप्लाई करना है। इसके बाद एक अलग से वीडियो आएगी जिसके बारे में हाउ टू राइट ऑन अ बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में, वो उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो आएगी जो कि सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड है, अदर सब्जेक्ट से नहीं। मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, उसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी। मान लीजिए कि कॉपी में लिखने वाली चीज़ तो मैथ्स के लिए हो चाहे अदर सब्जेक्ट्स के लिए हो, बाकी बात सेम ही रहती है। तो इसलिए आपको जो भी टाइम टेबल सही लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको समझ में आए, तो आप लोग उसके हिसाब से एक फ़िक्स टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने के सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बना लिया बाकी करना अपने मन का ही है। अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो वो 90 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे उसमें, तो उसमें आप लोग फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा। ये 90 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों के लिए ही यहाँ पे एक फ़िक्स टेबल आप लोगों को बताई जा रही है। बिकॉज इसके अकॉर्डिंग चलने वाला हर बच्चा 90 प्लस ही स्कोर करता है, ये गारंटी ही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाना है।
टाइम टेबल में आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगते हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको कम टफ लगते हैं उनको भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि उनको टाइम देना ही नहीं है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश को टाइम ही नहीं देते। बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी व्याकरण रहती है, ग्रामर रहती है, कुछ और भी बेसिक चीज़ें रहती हैं, वो भी ज़रूरी है। बिकॉज हिंदी और इंग्लिश जो है आपके रिजल्ट में स्कोर को बढ़ाएंगी, मार्क्स को बढ़ाएंगी, इसलिए हर एक सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दीजिए। बस अंतर ये है कि किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये आपके अकॉर्डिंग है। किसी को मैथ्स टफ लगती है तो वो मैथ्स को ज़्यादा टाइम देगा, किसी को फिजिक्स टफ लगती है तो वो फिजिक्स को टाइम देगा ज़्यादा। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आपको उसको टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, टाइम टेबल वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट अ समरी, आपको एक समरी लिखनी है। समरी लिखने का मीन्स है, जब आप लोग मैथ्स में चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने रिलेशन एंड फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी है। ये 5 चैप्टर्स जो मैं अभी पार्ट 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बस मतलब सारे चैप्टर के लिए बात सेम ही है। तो समरी का मीन्स ये, समरी की मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा कि समरी का मीनिंग क्या होता है। बट फॉर अ शॉर्ट नोट मैं बता देती हूँ। समरी का मतलब ये है कि हम लोगों को चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। बच्चे क्या करते हैं ना, डेफिनेशंस पढ़ने लग जाते हैं, डिटेल में चले जाते हैं बिना मतलब की बात पे। अब बोर्ड एग्जाम आपकी आप फाइनल टाइम पे हैं, आप लोग को डिटेल पढ़नी है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिटेल क्या है। बच्चों मेन एग्जाम के टाइम पे आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, अगर उसको भूख लगी है, वो उसको लंच करने जाना है। सडनली अगर किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया एंड सडनली वो आया है, वो तो डॉक्टर क्या करेगा, अपना खाना छोड़ के ऑब्वियस सी बात है कि उसको बचाने जाएगा, ना कि ये बोलेगा कि मैं पहले खाना खा लूँ, अगर वो ज़िंदा रहा तो ऑपरेशन करूँगा, नहीं रहा तो इट्स ओके। ऐसा तो नहीं होता है ना। डॉक्टर ऑब्वियस सी बात है अपना काम छोड़ के पहले उसकी जान बचाने जाते हैं। तो वही बात हो गई। आप लोग जो है एंड टाइम पे क्या करते हैं कि फॉर्मूले पढ़ने लग जाएंगे, डिटेल में जाने लग जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, ये डेफिनेशंस कैसे आई। बोर्ड एग्जाम में ना तो डेफिनेशन पूछी जाती है, ना तो आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूले जो है वो यूज़फुल है क्योंकि फॉर्मूले जो है हर सॉल्यूशन में अप्लाई होंगे, लेकिन डेफिनेशन कहाँ पे यूज़ हो रही है और फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन कौन मांग रहा है। ये दोनों चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं है। फॉर्मूले रटने नहीं है, याद करने हैं। मैंने 100 बार बता दिया, रटने और याद करने में अंतर है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग तो इधर साइड में जो भी फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं वो आप लोगों को साइड में लिखने हैं। इसके कारण से क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैथ्स में फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं पार्ट 1 की भी बात करूँ 1 to 5 चैप्टर में, तो उसमें भी मोर देन 50 to 60 फार्मूले हैं। तो और जो पार्ट 2 है उसमें तो ऑलरेडी 100 फार्मूले हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले कंबाइन हो रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही कम से कम दोनों को मिला के 100+ फार्मूले ही हो रहे हैं। तो इसीलिए फार्मूले तो बहुत ज़्यादा हैं, बट आप लोग को ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे कि किस तरीके से हम मैनेज करें। अब सारे के सारे फॉर्मूले तो देखिए हर क्वेश्चन में नहीं यूज़ होते हैं, बट ये है कि आप लोग अगर कोई फार्मूला कंटिन्यूली सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग को धीरे धीरे आपके फार्मूले समझ में आने लगेंगे। कौन से फार्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वो फार्मूले आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए समरी जो है हमारी, समरी का मैंने एक अलग से टॉपिक बना रखा है। कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है काफ़ी अच्छे से। तो समरी वाली जो वीडियो है वो तो आप मेरी चैनल पे ही देख सकते हैं। मैंने समरी की एक अलग से वीडियो बनाई है, इसलिए मैं समरी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फॉर्मूले किस तरीके से पढ़ने हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व करें तो साइड में वो जो फॉर्मूले हैं उसको लिख लीजिए और एक अलग से कॉपी बना लीजिए, छोटी सी, वो 5 या 10 रुपये वाली छोटी छोटी सी कॉपी आती है ना, उनको आप बनाइए। उसमें क्या करना है आपको, पहले तो सारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दोनों जो हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो बुक है उसमें पार्ट 1 के अलग से क्वेश्चन जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिखिए, और दूसरे में पार्ट 2 में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सारे के सारे फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अब सारे फॉर्मूले लिखने के बाद आपको ये नहीं है कि सारे के सारे फॉर्मूलों को आपको याद करने लग जाना है कि एक एक फॉर्मूले को आप याद करें, पूरा दिन लगा, उसमें उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आपको टीचर्स की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करें कि किस तरीके से पढ़ना है। बच्चे यही गलतियाँ करते हैं कि सारे के सारे फॉर्मूले याद करने लग जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने लग जाते हैं बच्चे, तो वो भी मैथ्स में। तो ये गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है। किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना शेड्यूल पैटर्न सब सही करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के पहले तो आपने कॉपी में फॉर्मूले लिख लिया।
फॉर्मूले लिखने के बाद आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, कलरफुल पेन यूज़ करिए। एंड जितने भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम आए, मतलब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है ना कि एक दो बहुत अचानक से अलग अलग फार्मूले यूज़ हो गए, तो वही फार्मूले मैंने भी आपको बताए हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें दो तीन अलग डिफरेंट फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए वो फार्मूले भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, कहाँ पे कितने ज़्यादा फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, टिग्नोमेट्री के फार्मूले कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, हाफ एंगल वाले यूज़ हो रहे हैं या फिर साइन 2a वाले यूज़ हो रहे हैं, मतलब कौन से फार्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जितने भी फार्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनको आप लोग एक स्टार से मार्क कर लीजिए, अलग कलर से एक स्टार से मार्क कर लीजिए आप लोग पहले उसको। अब वो स्टार से मार्क करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी फार्मूले हमने स्टार से मार्क किए हैं उन सारे फार्मूले को आप लोग अलग से एक बार फिर से लिखिए, ठीक है। उसको जितने भी फार्मूले हमने स्टार से मार्क किए ना उनको एक बार अलग से लिख लीजिए। बचे हुए जो फार्मूले हैं उनको आप देखिए कि वो कितने बार आ रहे हैं वो फार्मूले। अगर बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं तो एक दो हैं जो फार्मूले हैं वो उसके नीचे लिख लीजिए स्टार के बाद, अलग से दो लाइन खींचने के बाद फिर जो कुछ कुछ में आ रहे हैं उसको ऐसे पॉइंट वाइज अलग कलर से इस तरीके से गोला बना दीजिए। उसके बाद बाकी के सारे फार्मूले लिखिए। जिन फार्मूलों में स्टार बना हुआ है वो फार्मूले आपको 100% याद करने। उसके अलावा जितने भी फार्मूले हैं उनको आप कुछ टाइम के लिए रहने दीजिए, एक दो बार देख सकते हैं कि हाँ क्या फार्मूले किस टाइप से सॉल्व होते हैं। बाकी आपको मेन ध्यान जो रखना है वो किस पे रखना है, स्टार वाले फार्मूले पे। पूरे के पूरे फार्मूले नहीं रटने याद करने कोई ज़रूरत नहीं है पूरे फार्मूले की, सिर्फ और सिर्फ हमको ज़रूरत है वो स्टार वालों की। बिकॉज जो जो सबसे ज़्यादा यूज़ में फार्मूले आते हैं ना उसी के ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आप लोग को दिए जाते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देंगे कि बच्चे जो हैं 300 फार्मूले याद करके बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद आपकी चिंता करते हैं, तो आपको भी उस हिसाब से पढ़ना है। जहाँ पे भी स्टार आपने लगाए हैं, स्टार वाले जितने भी फार्मूले आपने लिखे हैं उन फार्मूलों को ध्यान दीजिए। जिस भी क्वेश्चन में वो फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते जाइए, साइड में वो फार्मूले लिखते जाइए। जितने बार आप लोग वो फार्मूले लिखेंगे ना उसी के कारण से आपको याद होगा। ये नहीं कि एक फार्मूला लिखा उसको 10 बार लिख दिया, फिर सेकेंड टाइम में दूसरा फार्मूला लिखा उसको 20 बार लिख दिया। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको इंग्लिश की एक दो लाइनें नहीं याद करनी है, आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करने का यही मेथड होता है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए साइड में आप लोग उसका फार्मूला अप्लाई करते जाइए कि हाँ यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसके कारण से आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंने यही ट्रिक यूज़ करी थी अपने स्कूल टाइम पे, अभी कॉलेज में भी मैंने यही ट्रिक यूज़ करी है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि आपको रटना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, साइड में उसका फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला देखते रहेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको खुद याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको फॉर्मूले का टॉपिक आई होप समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग देखिए सेपरेट करना, किसको डिफ़िकल्ट एंड इजी चैप्टर्स को आपको सेपरेट करना है, किस तरीके से सेपरेट करना है उसका मैंने बेसिकली पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को टाइम टेबल वाले में दे दिया था। बट यहाँ पे हम लोग फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ईजी चैप्टर्स जितने भी होंगे ना वो मोस्टली वो होंगे जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे। ईजी चैप्टर में भी स्कोर ज़्यादा रहता है, डिफ़िकल्ट चैप्टर में स्कोर कम रहता है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ, बिकॉज बोर्ड एग्जाम वाले भी आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो कम देते हैं, ईजी चैप्टर में से ज़्यादा सिलेबस आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ईजी चैप्टर्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग होंगे कि आपको कौन से चैप्टर्स ईजी लगते हैं, कौन से चैप्टर टफ लगते हैं। मेरे अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 जो है वो बहुत ईजी है, 6 चैप्टर टफ है, लेकिन 1 to 5 जो जितने भी चैप्टर्स थे पार्ट 1 में वो काफ़ी ईजी है। एंड पार्ट 2 में भी सब कुछ ईजी है बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट बच्चे जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को काफ़ी टफ मान लेते हैं, आई डोंट नो वाई। बट ये जो चैप्टर्स है काफ़ी ईजी है बिकॉज एक दूसरे के उल्टे ही है। इंटीग्रेशन का ही अपोजिट जो है वो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूले भी लगभग बिल्कुल मैचिंग होते हैं, बहुत बेसिक से डिफरेंस रहते हैं उन दोनों में। बट बच्चों को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टफ लगता है। तो चलिए जिस हिसाब से आप लोगों का हो तो आप लोग ईजी चैप्टर्स को अलग लिखिए, डिफिकल्ट चैप्टर को अलग लिखिए। पहले ईजी चैप्टर को 101% सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप टफ चैप्टर्स में जाइए। टफ चैप्टर से बच्चे क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक चैप्टर को लिखेंगे, हर एक चैप्टर को टाइम देंगे क्वेश्चन वाइज। ऐसा नहीं करना है, उसका भी एक पैटर्न होता है, मैं बताती हूँ। इजी चैप्टर्स तो आप लोग कर लेंगे, इजी चैप्टर्स में तो आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे तो आपको हर एक क्वेश्चन करना है, समझना है, सॉल्व करना है, ओके। अब डिफिकल्ट चैप्टर्स तो क्या करें, डिफिकल्ट चैप्टर ना तो हमें समझ में आ रहे हैं ना तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो डिफिकल्ट चैप्टर्स में डिफिकल्ट चैप्टर का ये रास्ता है कि डिफिकल्ट चैप्टर करने से पहले आप लोग सैम्पल पेपर कीजिए, ठीक है। सैम्पल पेपर करने के बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे तो उससे क्या होगा कि सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट चैप्टर में से तो आपको हिंट मिल जाएगी कि आखिर डिफिकल्ट चैप्टर में
से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उनको मार्क कर लीजिए, अलग कलर से बुक में उसको मार्क कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस जो हैं ये सैम्पल पेपर में सॉल्व हुए हैं, मतलब इस डिफ़िकल्ट चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे फोकस कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे हर एक चीज़ की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल से देखिए, अगर आपको मेरे चैनल से समझ में आता है, किसी और टीचर की हेल्प से समझ में आता है तो आप उनकी वीडियो जाके देखिए। यूट्यूब पे हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए, समझिए, फिर सॉल्व करिए। डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कभी भी डायरेक्टली चैप्टर वाइज पढ़ने मत बैठना, क्योंकि टाइम अब इतना नहीं है कि आप एक एक चीज़ को पढ़ें। तो आप लोग जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है ना उनको देखिए पेपर वाइज कि कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आखिर है किस टाइप का। बहुत टफ है तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग चलना है कि हाँ 5 मार्क्स में इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जब उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके ध्यान देना सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी अपने आप थोड़ी सी लर्निंग स्किल में चली जाएगी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए भी। और जब थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को समझ में आने लगेगा ना, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग खुद से और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बस उसी टाइम जो है ये डिफ़िकल्ट चैप्टर्स भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है उसमें भी ईजी लगेंगी। तो बस कम से कम अगर मान लीजिए कि डिफ़िकल्ट चैप्टर 20 मार्क्स का भी आ रहा है, तो 10 मार्क्स तो आप ले ही आएंगे सैम्पल पेपर की हेल्प से, बिकॉज सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर से वो आपको पता चल गया। अब आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो कम से कम 20 में से 10 नंबर तो आपने स्कोर कर लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे पूरे 80 में से 80 ला रहे हैं तो यहाँ पे 10 मिल भी जाएंगे तो आपके 90 प्लस तो वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये चीज़ जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने भी मेरी स्कूल टाइमिंग में यही किया था, इजी चैप्टर्स के अलग से लिस्ट बनाई थी, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की अलग, इजी चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिएगा। उससे ये हेल्प मिलती है कि आप लोगों को किस चैप्टर से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये वहाँ पर हेल्प मिलती है। समरी और ईजी चैप्टर्स का यही फ़ायदा है। समरी का फ़ायदा होता है कि हमें क्या पढ़ना है, और ईजी चैप्टर्स का मीन्स होता है हमें किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेस टाइम में भी हमें ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में क्या रहता है कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है उसको जो है हम लोग अलग से सेपरेटली लिखते हैं उस चैप्टर के बारे में, और कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको पता चल जाता है तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को भी सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो ये डिफ़िकल्ट एंड ईजी चैप्टर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया। अब सैम्पल पेपर देखिए, सॉल्व सैम्पल पेपर, एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। 5 सैम्पल पेपर इसलिए सॉल्व करने हैं बिकॉज हमको कितना टाइम दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम हमको दिया जाता है। एग्जामिनर मतलब हमारा मैथ्स का पेपर जो है हमको 3 घंटे में ही पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है। अब 3 घंटे के अंदर कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले टफ जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनको कवर करते हैं, फिर ईजी को कवर करते हैं। वो गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस जो है वो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इजी क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी पेपर में एक हिंट भी लिख लेंगे ना कि यहाँ पे a+b के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूट में चेंज हुई थी वैल्यू, या कभी कभी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो हमको पैटर्न पता रहता है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में वैल्यूज़ अलग हो सकती है बट क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, पैटर्न तो सेम ही है, तो सॉल्यूशन जो है वो वैल्यू डिफरेंट आएगी बट पैटर्न तो सेम रहता है। तो इसलिए आप लोग जो भी ईजी क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप लोग साइड में लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ हिंट, पेंसिल से साइड में लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे जब आप लोग ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बिकॉज मैंने बता दिया है कि जो ईजी चैप्टर्स रहेंगे उसको आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप लोग उसके लिए 100% श्योर रहें। तो ईजी चैप्टर्स को तो टॉपिक ही हटा दो। तो जब आप लोग सैम्पल पेपर में इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोग हिंट लिख दीजिए, और जो टफ चैप्टर से जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको जल्दी पहले सॉल्व करेंगे ताकि मैं ये भूलूँ ना या फिर इसमें कोई मिस्टेक ना हो। बिकॉज ये अभी हमको समझ में आ रहा है बट पेपर सॉल्व करते करते अगर हम भूल गए तो बच्चे इसलिए क्या करते हैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको पहले करते हैं। इन दोनों की दोनों चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आपको करना हो मैथ बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से आप लोग समझ के कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, 5 पेपर सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ
बिकॉज जब आप लोग पहला पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको शायद 4 घंटे 5 घंटे लग सकते हैं। जब आप दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे तो टाइम जो है लेस लगेगा, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो चुकी होगी। आप अगर एक पेपर भी सॉल्व करते हैं ना एक टाइम पे, तो आपकी प्रैक्टिस जो है पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। फिर आप लोग जब सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस उससे और डबल होगी। मतलब मान लीजिए कि पहले आपकी 40% प्रैक्टिस थी, एक पेपर सॉल्व करा, चीज़ों को ढूंढा और समझा, फिर दूसरा पेपर सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस दिखाया, तो आपका 40 to 60 हो जाएगा, 60 to 80 हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको मिनिममली 5 पेपर सॉल्व करने हैं, जिसके कारण से एक पेपर सॉल्व करने का टाइम आपका आखिरकार 3 घंटे का आ ही जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम जो है एक लिमिटेड टाइम देता है, उसी के टाइम के अंदर आपको ईजी टफ सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर की वीडियो जो है 2 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड हो जाए, बिकॉज सैम्पल पेपर मैंने सीबीएसई की साइट से अपलोड कर लिए हैं, बट मुझे आप लोग को सॉल्व करके दिखाने हैं। दैट्स वाई मैंने अभी तक 2 पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। 3 से 4 दिन के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को डायरेक्टली साइट पे जाके देखना हो तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर गिवन है और डायरेक्टली जिसको कहते हैं ना एकदम एक जैसे एक नंबर में क्वेश्चन हो इस तरीके से आंसर्स दिए हुए हैं। 5-5 नंबर के भी इसी तरीके से आंसर है वहाँ पे। बट मैंने जो आपको पेपर सॉल्व कराया है उसमें हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो आप लोगों को जैसे ठीक लगे वैसा आप कीजिए। अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई है, आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली साइट से जाइए और वहाँ पे पेपर को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सॉल्यूशन करके अपने सॉल्यूशन से देखिए कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से सैम्पल पेपर को सॉल्व किया जाता है उसकी भी एक अलग से वीडियो बनेगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, पेपर किस तरीके से सॉल्व होते हैं, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, किस पैटर्न में आपकी कॉपी चेक होती है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, क्या पहले करना है, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में वहीं पे डिस्कस करूँगी। वो इसके अलग से एक वीडियो बनेगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको पेपर सॉल्व का समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है मेक योर ओन नोट्स। आपको हमेशा खुद के नोट्स बना के सॉल्व करना है, खुद के नोट्स बना के समझना। अब बच्चे बोलेंगे मैम मैथ्स में क्या नोट्स, क्यों नोट्स नहीं होंगे मैथ्स में? मैथ्स में भी तो आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े थ्योरेटिकल हैं, जस्ट लाइक क्योंकि मैथ्स में थ्योरी नहीं आती है, एक्सेप्ट मैं नहीं कहती हूँ कि मैथ्स में थ्योरी आती है, थ्योरम आती है, बट आपकी थियोरेटिकल पैटर्न मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे रिलेटिव जैसे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव वाला जो हमारा रिफ्लेक्सिव एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें क्या है, ना तो उसमें थ्योरम्स हैं ना तो उसमें थ्योरी है, बट आपके समझने के लिए तो उसमें थ्योरी है। बिकॉज आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको 1-1 पता होना चाहिए, ऑन टू पता होना चाहिए, रिलेशन जो है उसको अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा नोट्स बनाइए। बहुत लंबा ज्ञान लिखने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, ये सब नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ कि हाँ 1-1 को प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया, बस बाकी अगले नोट पे आ गए। फिर हम लोगों को क्या प्रूफ करने मतलब ऑन टू किस तरीके से हम फाइंड किया करते थे, मैम ने इस तरीके से बताया था, वो लिखा, उसका एक एग्जाम्पल लिखा, फिर आगे बढ़ गए। फिर 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर में आप लोगों को ज़्यादा दिखते हैं वो लिखा, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से नोट्स बनाने। नोट्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोग एक एक टॉपिक को एक एक छोटी से छोटी चीज़ को लिखते सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। आपको खुद के नोट्स बनाने का मीन्स है कि आप लोग इस तरीके से नोट्स बनाइए कि उसमें समरी भी आ जाए, किस तरीके से सॉल्व होता है वो भी आ जाए, उसमें फॉर्मूले भी हों, क्वेश्चन भी सॉल्व हो, बट वही चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट हो और आपको याद करने की ज़रूरत है वो चीज़ें। साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके ओन खुद के नोट्स वाले जो रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जब आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के खुद के नोट्स बनाते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं आपके लिए। तो आप लोगों का खुद का नोट्स बनाना जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके कारण क्या रहता है, आप खुद के नोट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, खुद के नोट को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है क्या चीज़ें लिखनी है, आप लोगों को उस नोट्स को पढ़ने से समझ में आने लगती है। और अपने खुद के बनाए नोट्स जो है वो लास्ट में रिविजन करते टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए मैथ्स एग्ज़ाम के टाइम से पहले। और
जिन जिन चीज़ों में डिफ़िकल्टी लगती है आप लोगों को उसको साइड में लिखते जाइए, एक स्क्रैच या फिर किसी भी टाइप से उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि आपको क्या टफ़ लग रहा है, क्या ईजी लग रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रही हैं चीज़ें, कौन सा सैम्पल पेपर में आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं कि बिकॉज टीचर आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी एक की जगह हम 2 मेथड अप्लाई कर देंगे वीडियो की, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सैम्पल पेपर में 4 से 5 दिन में 101% अपलोड करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल हों, जिसके कारण से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए एंड आप लोग जो है खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। सैम्पल पेपर में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट होगा ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 101% पूछिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसकी एक की जगह 2 मेथड्स में बता दूंगी कि हाँ इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रैक्टिस बराबर रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। मैथ्स का पेपर इतना टफ नहीं आता है कि आपकी हालत ख़राब हो जाए। मैथ्स के पेपर में ईजी एंड टफ दोनों चीज़ें आती हैं। टफ जो है मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें जो है वो वैसे भी पेपर में स्कोरिंग में कम रहती हैं, जिसके कारण से बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्कोर कर पाए, नंबर को स्कोर कर पाए। तो इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। पेपर जो है नॉर्मल ही आता है, थोड़ी चीज़ें टफ रहेंगी ही रहेंगी, 100% है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है डिफ़िकल्ट चैप्टर करने से पहले सैम्पल पेपर को देखिएगा कि आखिर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग डिफ़िकल्ट चैप्टर को कवर कीजिएगा। आई होप आपको ये 5 या 6 चीज़ें जितनी भी टिप्स मैंने दी हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही हो। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिएगा, बिकॉज इसी पैटर्न से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं जिस पैटर्न में मैंने समझाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 90+ मार्क्स आए हैं, ठीक है। मैं ये फेकली नहीं बोल रही हूँ, ये बात सच है कि अगर आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, मैथ्स के चैप्टर की समरी बनाते हैं, समरी किस तरीके से बनाई जाती है उसकी मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई है, आप लोग प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वैसे भी बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने देख ली है। फिर देखिए उसके बाद फॉर्मूले किस तरीके से लिखने हैं एंड याद करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और वो एग्ज़ाम में भी साइड में लिखना है बिकॉज उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, ओके। फिर यहाँ पे मैंने ईजी एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर को किस तरीके से सेपरेट करना है, किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। पेपर को सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर 5 पेपर सैम्पल आपको सॉल्व करने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि पाँचों के पाँचों में अपलोड कर दूँ। फिलहाल मैंने अभी 2 सैम्पल पेपर आप लोगों के सॉल्व कर दिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों की वो वाली वीडियो भी अपलोड हो जाए, बिकॉज वो बहुत यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइबली समझाया है। एक चीज़ और याद रखिए, बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चे प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, कोई भी बुक सैम्पल पेपर्स वगैरह की उठा के ले आते हैं, देखते रहिए कि उसमें सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। जनरली बोर्ड एग्ज़ाम की जो सैम्पल पेपर की बुक्स हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आपको यूज़फुल लगे, अगर आप लोग डायरेक्टली आंसर कर पा रहे हैं सॉल्व, तभी आप बुक खरीदिएगा, वरना चैनल जो है मेरा इनफ है एक सैम्पल पेपर के लिए। मैं 5 से ज़्यादा ही सैम्पल पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, बिकॉज सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी चीज़ समझ रही हूँ, तो सैम्पल पेपर मैं खुद से सॉल्व कराऊँगी। तो अगर आप लोग को ज़रूरत लगती है तभी आप कोई एक्सटर्नल बुक खरीदिए, वरना आप वेबसाइट पर भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वही पेपर्स हैं, वही पैटर्न है सब कुछ, तो इसीलिए आप लोग बुक खरीदने से अच्छा अगर आप लोगों को अलग से सेपरेट पेपर चाहिए, हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती है टीचर्स की, तो अगर आप लोग को अलग से सेपरेट पेपर चाहिए तो आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बट अलग अलग बुक खरीद के ज़बरदस्ती मटेरियल को बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। एक अपना खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। जब आपका बोर्ड एग्जाम टाइम में आपको जब लास्ट रिवीजन करना होगा ना, तो ना आप बुक पढ़िए, ना आप सैम्पल पेपर पढ़िए, ना तो आप कोई सॉल्यूशन फार्मूला कुछ मत पढ़िए। जो आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं उसको पढ़ के चली जाइए। 101% आप लोग 90+ स्कोर करेंगे ही, क्योंकि इसमें आपको सब लिखना है। फॉर्मूले भी लिखने हैं, आपको क्या ईजी लग रहा है वो चैप्टर लिखने हैं, डिफिकल्ट चैप्टर लिखने हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, कौन सा सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, उसके आपने कितनी मैथड्स आपने यहाँ पे लिखी हैं, कौन सी मैथड्स आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए उसको अलग कलर से टिक कर दीजिए। उसी मैथड से आप लोगों को पढ़ना है, सॉल्व
करना है। मैथ्स बहुत ईजी है, अगर आप लोग समझ के चलेंगे। एक दो चैप्टर्स के अलावा सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, सॉल्यूशन वाइज अच्छे हैं चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स टफ भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे चैप्टर्स ईजी हैं। मैथ्स में दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो टफ हैं, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स ईजी हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है अपने हिसाब से। जो चैप्टर आपको लगे कि इसको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग की ज़रूरत है तो सैम्पल पेपर पहले सॉल्व करिए। सैम्पल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा हैं उसी के हिसाब से आप लोगों को डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पढ़ना है। छोटे क्वेश्चंस को जो नहीं आने जैसे हैं उनको नेगलेक्ट कर दीजिए। जो टफ टफ क्वेश्चंस हैं जो सैम्पल पेपर में ऑलरेडी गिवन है उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर की वीडियो जो है 3 से 4 दिन में अपलोड हो जाएगी, मैं बता चुकी हूँ। तो अब मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग मैंने हर एक चीज़ बता दी है कि आप लोग किस तरीके से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोग उसी तरीके से 101% गारंटेड है कि अगर आप लोग इस पैटर्न में चलते हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये 90 प्लस मार्क्स जो है उन बच्चों के लिए हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पूरे साल में कम से कम 2 से 3 बार कोई ना कोई चैप्टर को पढ़ा तो है ही, मतलब बिल्कुल ज़ीरो नहीं है आप लोगों का। आप लोगों ने भी कुछ तो पढ़ ही रखा है बेसिकली। तो उन लोगों के लिए इसी तरीके का पैटर्न है जो यूज़फुल है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी, जिनका भी बिल्कुल ज़ीरो है मैथ्स के लिए, उन लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी कि 30 दिन के अंदर क्या क्या पढ़ें और किस तरीके से अपने टॉपिक को कवर करें। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्टडी कर रखी है और उनको रिवीजन करना है। तो आप लोग को रिवीजन इस तरीके से करना है, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एक बार बुक पढ़ रखी है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझिए मैथ्स को। वैसे भी जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, समरी बनाइए, अपने आप वापस से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और फिर आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने से काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ में भी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद वाली जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए रहेगी जिनको सिर्फ 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। डरने की कोई बात नहीं है, उसकी भी कुछ मेथड्स एंड ट्रिक रहती है तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।